Assalamu alaikum dear students, welcome to Knowledge of Biology. I am your instructor Sayyeda Maria. So हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से विच इज़ द यूनिट 3 एंजाइम्स और आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एंजाइम्स. So enzymes are the most important group of the globular protein which are biologically active. In general हम कहते हैं जी कि enzymes जो हैं they are the globular protein in nature. लेकिन कुछ enzyme ऐसे भी हैं जो कि globular protein in nature नहीं हैं like the ribozymes. Ribozymes are those enzymes which are not made up of the proteins which are made up of the RNA molecules and they have a role in the RNA splicing and the synthesis of the transfer RNA. And the enzymes are also called the biocatalysts. Biocatalyst का मतलब क्या होगा कि they just tremendously increase the efficiency of a biochemical reaction without themselves being used up. ये किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं लेकिन ये खुद जो है उसमें कंज्यूम नहीं होते, यूज्ड अप नहीं होते. अब नेक्स्ट में हम देखते हैं जी कि हर एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक होता है फॉर ईच टाइप ऑफ द रिएक्शन. लाइक फॉर एग्जांपल इफ वी हैव दैन एंजाइम लाइपेज तो वो लिपिड की डाइजेशन करेगा और लिपिड उस एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट होगा. और अगर आप लाइपेज एंजाइम को कोई और सबस्ट्रेट प्रोवाइड करते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट और द प्रोटीन तो लाइपेज जो है वो रिएक्शन नहीं करेगा. लाइपेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन की डाइजेशन नहीं करेगा. सो हम कह सकते हैं जी विदाउट दीज एंजाइम्स द रिएक्शन वुड प्रोसीड एट अ वेरी स्लो स्पीड मेकिंग लाइफ इम्पॉसिबल. लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे हम डाइजेशन की एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जब हम खाना खाते हैं व्हेन वी टेक फूड सो हम देखते हैं कि आफ्टर मिनट जो है वो डाइजेशन होती है और हमें एनर्जी मिलती है. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी बॉडी में एंजाइम्स ना होते तो यही जो डाइजेशन का प्रोसेस है जो कि मिनट्स में हो रहा है ये घंटों में या दिनों में भी हो सकता था जिससे क्या होता कि हमें एनर्जी मिलने का प्रोसेस और भी स्लो हो जाता और डेफिनेटली हमारी बॉडी ना ही हमारे सेल कोई एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म कर सकते थे. नेक्स्ट हम देखते हैं जी कॉम्पोजिशन ऑफ एंजाइम और यहाँ पर हम एंजाइम के प्रोटीन पार्ट को मेनली डिस्कस करेंगे. हम देखते हैं जी कि एंजाइम के दो बेसिकली पार्ट होते हैं. फर्स्ट पार्ट कहलाता है जी इसकी एक्टिव साइड और सेकंड पार्ट कहलाएगा इसका ग्लोबुलर पार्ट. सो हमने बात की भी कि मेजॉरिटी ऑफ द एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ द प्रोटीन एंड द प्रोटीन्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ द अमाइनो एसिड. सो एंजाइम्स में हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड जो हैं वो आपस में ज्वाइन करते हैं एंड दे एक्चुअली कॉइल्ड अपॉन देमसेल्फ टू फॉर्म अ ग्लोबुलर शेप लाइक स्ट्रक्चर और द ग्लोबुलर प्रोटीन्स. सो बेसिकली हर एंजाइम के अंदर एक छोटा सा रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, लिमिटेड एरिया होता है जहां पर वो एंजाइम रिएक्शन करता है एंड दैट लिमिटेड साइड इन एन एंजाइम इज कॉल्ड द एक्टिव साइड. सो एक्टिव साइड किसी भी एंजाइम का वो एरिया होगा जो कि बेसिकली रिस्ट्रिक्टेड होगा, वेरी स्मॉल होगा, जहां पर कैटालिटिक एक्टिविटी यानी रिएक्शन प्रोसीड होगा, जहां पर सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा. और इस एक्टिव साइड में चूंकि ये साइड ही बहुत छोटी होगी सो इसमें बहुत ही कम अमाइनो एसिड पाए जाएंगे और वो रिएक्टेंट जो कि एक्टिव साइड पे आके बाइंड करता है उसको हम कहते हैं जी सबस्ट्रेट. सो सबस्ट्रेट इज अ केमिकल सब्सटेंस दैट विल एक्चुअली बाइंड टू द active side of an enzyme and the active side of an enzyme is the small restricted area जहां पर catalytic activity या reaction को चलाया जाएगा. नेक्स्ट हम देखते हैं जी ग्लोबुलर पार्ट ऑफ द एंजाइम को. एंजाइम में एक्टिव साइड के अलावा जितना भी रिमेनिंग पार्ट होगा वो उसका ग्लोबुलर पार्ट कहलाएगा और जाहिर बात है कि ग्लोबुलर पार्ट जो है उसका साइज जो है वो बड़ा होगा तो वहां पर बल्क ऑफ अमाइनो एसिड जो है वो प्रेजेंट होंगे जो कि ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम को मेंटेन करेंगे. सो हम एक डायग्राम देखते हैं जी एंजाइम की जिसमें हमें एंजाइम का ग्लोबुलर पार्ट दिखाई दे रहा है. एंजाइम में रिस्ट्रिक्टेड स्मॉल एरिया दिखाई दे रहा है. दैट रिस्ट्रिक्टेड स्मॉल एरिया इज कॉल्ड द एक्टिव साइड और साथ में हमें जो है उस रिस्ट्रिक्टेड साइड पे एक सबस्ट्रेट शो हो रहा है जो कि उस एंजाइम से बाइंड करेगा. सो हम कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास एक एंजाइम है जी लाइपेज तो उसका सबस्ट्रेट क्या होगा लिपिड. सेम ऐसे ही अगर हमारे पास एक और एंजाइम है जी पेप्सिन तो उसका सबस्ट्रेट होगा प्रोटीन और अगर हमारे पास एक एंजाइम है अमाइलेज तो उसका सबस्ट्रेट होगा जी कार्बोहाइड्रेट. तो इससे हमें पता चलता है कि हर एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक होता है फॉर द स्पेसिफिक सबस्ट्रेट और द स्पेसिफिक रिएक्शन. नेक्स्ट अब हम एंजाइम की टाइप्स के बारे में बात करते हैं. वैसे तो एंजाइम की बहुत सी टाइप हैं लेकिन हम दो बेसिक टाइप्स पे बात करेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं जी सिंपल एंजाइम्स के बारे में. सिंपल एंजाइम्स जो हैं ये वो एंजाइम्स होते हैं जो सिर्फ प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं. दैट आर ओनली प्रोटीन इन नेचर. लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पेप्सिन है, जैसे कि ट्रिप्सिन है, जिसके अंदर बेसिकली क्या होगा कि ये जो दोनों एंजाइम हैं ये प्रोटीन की डाइजेशन करते हैं. और हमने अभी देखा कि किसी भी एंजाइम के प्रोटीन पार्ट के दो हिस्से होते हैं, उसकी एक्टिव साइड और उसका ग्लोबुलर पार्ट.
नेक्स्ट आते हैं जी कॉम्प्लेक्स एंजाइम में। कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं दैट रिक्वायर्स अ कोफैक्टर टू फंक्शन इन एडिशन टू इट्स प्रोटीन कंपोनेंट। यानी एक ऐसा एंजाइम होगा कॉम्प्लेक्स एंजाइम जिसके अंदर डेफिनेटली प्रोटीन पार्ट तो लाजमी होगा, यानी उसके अंदर एक्टिव साइट भी होगी, उसके अंदर ग्लोबुलर पार्ट भी होगा, लेकिन इन एंजाइम्स को काम करने के लिए कुछ एडिशनल हेल्पर भी चाहिए होंगे। विदाउट देयर हेल्पर्स वो काम नहीं कर सकते, और उनके हेल्पर्स को हम कहते हैं, जो उनकी हेल्प करते हैं उनको हम कहते हैं कोफैक्टर। और कोफैक्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि कोफैक्टर जो है वो नॉन प्रोटीन पार्ट होगा। सो अगर हम इसमें कॉम्प्लेक्स एंजाइम में एग्जांपल देखें तो दैट वुड बी दी होलो एंजाइम। वी विल डिस्कस दी होलो एंजाइम लेटर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जी कोफैक्टर को कि कोफैक्टर क्या होता है। मैंने जैसे आपको बताया इट इज अ नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम। कोफैक्टर जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं और कोफैक्टर क्यों एंजाइम्स के लिए जरूरी है। सो कोफैक्टर हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि ये तमाम एंजाइम्स के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता। कुछ एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन से मिलकर बने हैं, उनको कोफैक्टर नहीं चाहिए, जिनको हम सिंपल एंजाइम की कैटेगरी में लेकर आ रहे हैं। लेकिन वो तमाम एंजाइम्स जिनको काम करने के लिए कोई ना कोई हेल्पर चाहिए, उन एंजाइम्स को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स एंजाइम, जिसमें एक एग्जांपल हमने देखी है जी होलो एंजाइम की। जब हम आते हैं जी कोफैक्टर ऑफ एंजाइम्स में, विच आर दी नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम्स। अब हम आते हैं जी कोफैक्टर की इंपॉर्टेंस में कि आखिर कोफैक्टर जिन एंजाइम्स को रिक्वायर्ड होता है, तो कोफैक्टर उन एंजाइम्स में कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम एक डायग्राम देखते हैं जिसमें हमें एंजाइम दिखाई दे रहा है। इसमें साथ में हमें एंजाइम की एक्टिव साइड भी शो हो रही है और साथ ही में हमें कोफैक्टर भी शो हो रहा है। सो पहला इसका फंक्शन देखते हैं। इट हेल्प्स इन दी प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम। सो बेसिकली कोई भी कोफैक्टर जो होता है वो एंजाइम को प्रॉपर फंक्शन करवाने में हेल्प करवाता है। और एंजाइम का प्रॉपर फंक्शन क्या है? टू ट्रांसफॉर्म द सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट। यानी जिन एंजाइम्स को कोफैक्टर रिक्वायर्ड होता है, अगर हम उनको उनका कोफैक्टर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो जो एंजाइम्स हैं वो अपनी एक्टिविटी को, अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। सेकेंड फंक्शन देखते हैं जी कोफैक्टर का। इट एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन एंजाइम एंड द सबस्ट्रेट। सो बेसिकली जो ब्रिज होता है उसका बेसिक काम क्या होता है? वो दो चीज़ों को मिलाने का काम करता है, कंबाइन करता है। सो यहाँ पर एक कोफैक्टर जो है वो एंजाइम और सबस्ट्रेट को आपस में मिलाने का काम कर रहा है, विच मीन्स कि सबस्ट्रेट को प्रॉपर जगह पे एंजाइम की प्रॉपर एक्टिव साइट पे बाइंड करवाने का, एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को स्पेसिफिक एंजाइम पे बाइंड करवाने का, एग्जैक्ट बाइंड करवाने का काम कौन करवा रहा है? वो करवा रहा है जी कोफैक्टर। सो ये ब्रिज का काम करता है दो चीज़ों को आपस में मिलाने के लिए। नेक्स्ट है जी कि हम देख सकते हैं कि कुछ कोफैक्टर जो होते हैं वो समटाइम्स क्या प्रोवाइड करते हैं जी? इट प्रोवाइड्स द सोर्स ऑफ द केमिकल एनर्जी। यानी इसकी मदद से, इस केमिकल एनर्जी की वजह से जो है वो रिएक्शन जो है वो बहुत एफिशिएंटली होता है। अदरवाइज जो है विदाउट दिस केमिकल एनर्जी रिएक्शन जो है उसका प्रोसीड होना या तो इम्पॉसिबल हो जाता है या बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो नेक्स्ट में अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कोफैक्टर। तो यहाँ पर हमें तीन तरह के कोफैक्टर दिखाई दे रहे हैं। पहला है जी एक्टिवेटर, दूसरे का नाम है कोएंजाइम और थर्ड का नेम है जी प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये तीन तरह के नॉर्मली कोफैक्टर हैं जिनको एंजाइम यूज करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम इनके कंपैरिजन में सबसे पहला पॉइंट जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे जिनकी कॉम्पोजिशन। सो सबसे पहले देखते हैं कि जो एक्टिवेटर है वो कैसा कोफैक्टर होता है। सो एक्टिवेटर जो है ये एक इनऑर्गेनिक कोफैक्टर होता है। अब हमें यहाँ पर बेसिक डेफिनेशन विच इज द ऑर्गेनिक एंड द इनऑर्गेनिक जो है इसके बारे में क्लियर होना चाहिए। हमें जैसे पता है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइंड फॉर्म में होंगे, और वो तमाम मॉलिक्यूल्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइंड फॉर्म में नहीं होते उनको हम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहते हैं। तो हमें पहला पॉइंट याद रखना है एक्टिवेटर का, विच इज अ टाइप ऑफ द कोफैक्टर जो कि इनऑर्गेनिक इन नेचर है। जबकि जो दूसरी तरह का कोफैक्टर है विच इज द कोएंजाइम, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। और प्रोस्थेटिक ग्रुप तीसरा कोफैक्टर जिसको हम डिस्कस करें ये भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे बड़ा ही बेसिक जो है वो डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है कि एक्टिवेटर एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के तौर पे या इनऑर्गेनिक आयन नॉर्मली होते हैं इसके अंदर, जबकि जो कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप हैं ये दोनों बेसिकली ऑर्गेनिक कैटेगरी से, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है जी अटैचमेंट पे आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी एक्टिवेटर को। एक्टिवेटर्स जो हैं ये बेसिकली वो कोफैक्टर होते हैं जो एंजाइम के साथ लूजली अटैच होते हैं, और लूज
लूजली अटैच के लिए हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं डिटैचेबल, यानी जब जब हमें किसी भी एंजाइम को कोई एक्टिवेटर रिक्वायर्ड होगा तो वो एक्टिवेटर उस एंजाइम के साथ जो है वो अटैच कर जाएगा, और जब रिएक्शन खत्म होगा तो वो उससे इजीली जो है वो सेपरेट भी हो जाएगा। सो दैट एक्टिवेटर, दैट कोफैक्टर्स आर द डिटैचेबल कोफैक्टर। नेक्स्ट है जी कोएंजाइम्स। कोएंजाइम्स की प्रॉपर्टी भी एक्टिवेटर जैसी है, ये भी लूजली अटैच होते हैं विद द एंजाइम्स, तो द टर्म लूजली अटैच इज आल्सो कॉल्ड द डिटैचेबल। नेक्स्ट आते हैं जी प्रोस्थेटिक ग्रुप में। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है ये स्ट्रांगली अटैच होते हैं विद द एंजाइम्स और विद द प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम्स, ठीक है जी। सो दिस टर्मिनोलॉजी स्ट्रांगली अटैच का मतलब क्या होगा कि इनको अलग करना आसान नहीं है, एंड दिस टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड द नॉन डिटैचेबल, यानी ये आमतौर पे एंजाइम के साथ वंस दे बाउंड इनको अलग करना मुश्किल होता है। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट फीचर देखते हैं जी बॉन्डिंग का। सो सबसे पहले देखते हैं एक्टिवेटर के बारे में। सो एक्टिवेटर में क्या हम देखते हैं कि एक्टिवेटर जो होते हैं वो एंजाइम के साथ वीक बॉन्डिंग करते हैं, लाइक द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो इनकी आमतौर पे एंजाइम के साथ वीक बॉन्डिंग होती है, और सेम यही चीज अप्लाई होती है कोएंजाइम में भी, कि कोएंजाइम जो हैं वो भी एंजाइम के साथ वीक बॉन्डिंग करते हैं, जनरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। लेकिन प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होते हैं ये एंजाइम के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करते हैं, जैसे कि कोवलेंट बॉन्डिंग। तो हमें पता है कि कोवलेंट बॉन्डिंग इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग एज कंपेयर टू दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट में हम इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं, और ये एग्जांपल्स आपने लाजमी लिखनी है। अगर पेपर में आपको शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए बहुत ही जरूरी है कि आपने सबकी एग्जांपल्स लिखनी है। तो हम सबसे पहले एक्टिवेटर की एग्जांपल्स पे आते हैं। इसमें हमारे पास जी आ सकते हैं मेटालिक एंड नॉन मेटालिक आयन, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कि मैग्नीशियम है, जैसे कि आयरन है, कॉपर है, जिंक है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल कोड की है वो है जी क्लोराइड आयन की। क्लोराइड आयन इज एन एक्टिवेटर, और ये जिस एंजाइम के साथ बाइंड करता है उसे हम कहते हैं स्लाइवरी अमाइलेज। सो स्लाइवरी अमाइलेज इज एन एंजाइम जिसको काम करने के लिए एक एक्टिवेटर रिक्वायर्ड है, विच इज ए क्लोराइड आयन। और अगर हम क्लोराइड आयन इसको प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ये अपना काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट है जी कोएंजाइम पे आते हैं। कोएंजाइम में हम एग्जांपल देखते हैं जी NAD की। NAD जो है विच स्टैंड्स फॉर दी निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। इट इज अ कोएंजाइम जो कि सेवरल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में इस्तेमाल भी होता है। और ये जो NAD है ये जिस एंजाइम के साथ बाइंड करता है उसका नाम क्या होगा जी, डीहाइड्रोजिनेज। सो डीहाइड्रोजिनेज इज एन एंजाइम विच इज अ प्रोटीन इन नेचर, जिसको काम करने के लिए एक हेल्पर चाहिए, एंड दैट हेल्पर इज अ कोएंजाइम विच इज दी NAD। नेक्स्ट है जी प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात करते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप में हमारे पास आता है जी साइटोक्रोम विच इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप, और ये बेसिकली जिस एंजाइम के साथ बाइंड करता है उसे हम कहते हैं जी साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। सो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इज अ प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम्स विच नीड साइटोक्रोम एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप, और जब ये साइटोक्रोम जो है वह साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के साथ बाइंड करेगा तो इसको सेपरेट करना आसान नहीं है, क्योंकि हमने अभी देखा कि दे हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग विद द साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। सो नेक्स्ट में अब हम दो डेफिनेशन का जिक्र करेंगे। पहली डेफिनेशन हमारे पास है जी एपो एंजाइम की, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द एंजाइम बिकॉज इट इज मिसिंग द कोफैक्टर, यानी एक ऐसा एंजाइम अगर आप उसका कोफैक्टर रिमूव कर दें या उसमें से कोफैक्टर को निकाल दें, सो द रिमेनिंग प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड द एपो एंजाइम, और वो एंजाइम इनएक्टिव होगा। इनएक्टिव का मतलब क्या होगा कि वो कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया, स्लाइवरी अमाइलेज ये एक एंजाइम है और इसको काम करने के लिए कोफैक्टर चाहिए विच इज द क्लोराइड आयन, और अगर हम इसका क्लोराइड आयन रिमूव कर देंगे तो स्लाइवरी अमाइलेज अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा। सो स्लाइवरी अमाइलेज बन जाएगा एपो एंजाइम, क्योंकि हमने उसका कोफैक्टर जो है वो रिमूव कर दिया है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट साथ में मैं डिस्कस करती हूँ कि जो कि अक्सर बच्चे जो हैं वो एग्जाम्स में मिस्टेक कर देते हैं, वो पेप्सिनोजिन और पेप्सिन के हवाले से है। सो बेसिकली पेप्सिनोजिन के बारे में हमें पता है कि ये इनएक्टिव फॉर्म है जी पेप्सिन की। सो अक्सर बच्चे एपो एंजाइम को भी पेप्सिनोजिन की कैटेगरी में लिखते हैं, जो कि एंटायरली गलत है बेटा। तो ये आपने बात याद रखनी है कि पेप्सिनोजिन जो है बेसिकली ये एक इनएक्टिव एंजाइम है, लेकिन पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट होने के लिए कोफैक्टर रिक्वायर्ड नहीं होता, ये हमें बात जहन में रखनी है। सो पेप्सिनोजिन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द एपो एंजाइम, और पेप्सिनोजिन कैसे पेप्सिन में कन्वर्ट होगा इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो टाइप हम देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं जी हॉलो एंजाइम की। सो हॉलो एंजाइम किसे कहते हैं? अगर आप एक एपो एंजाइम जो कि इनएक्टिव हो चुका है उसके साथ अगर आप
कोफैक्टर को अटैच कर दें, जो उसका रिक्वायर्ड कोफैक्टर है अगर आप उसको लगा दें तो वो एंजाइम बन जाएगा एक्टिवेटेड एंजाइम। यानी एक्टिवेटेड का मतलब ये है कि वो अब अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकता है। सो दैट एंजाइम इज कॉल्ड द होलो एंजाइम। लाइक फॉर एग्जांपल यू कैन कोट द एग्जांपल ऑफ द स्लाइवरी अमाइलेज एज वेल, कि स्लाइवरी अमाइलेज प्लस अगर आप उसके साथ उसका कोफैक्टर यानी क्लोराइड आयन अटैच कर देंगे, सो दैट स्लाइवरी अमाइलेज बिकेम द होलो एंजाइम और बिकम द होलो एंजाइम। सो होलो का मतलब क्या होता है? होल, तमाम, ठीक है जी, तमाम एंजाइम। सो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और यहाँ पर हमें डायग्राम भी देख सकते हैं, हमें एपो एंजाइम की डायग्राम दिखाई दी जा रही है। तो यहाँ पर हमारे पास एपो एंजाइम है और एपो एंजाइम का हमने कोफैक्टर जो है वो मिस है, जिसकी वजह से वो इनएक्टिवेटेड हो गया है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि अगर हम इस एपो एंजाइम के ऊपर कोफैक्टर को अटैच कर दें, सो अब कोफैक्टर के लगाने से एपो एंजाइम बन जाएगा एक्टिवेटेड एंजाइम, एंड दैट एक्टिवेटेड एंजाइम इज कॉल्ड द होलो एंजाइम। ठीक है जी। सो आज का हमारा टॉपिक जो है वो खत्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स को और कैसे पेप्सिनोजन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू द पेप्सिन।